सूरज तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। इस तपती दोपहर में एक आदमी जो अपने खेत में फावड़ा चला रहा था, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान राम सिंह। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है, लेकिन मन में एक उम्मीद। ये सूरज जैसे हर रोज मेरी ईमानदारी को भून देता है, लेकिन क्या करूं, माँ के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पास से एक चरवाहा गुजरता है। अरे अब आराम भी कर ले थोड़ा राम सिंह, सुबह से देख रहा हूँ तू काम ही कर रहा है। वो क्या है ना सुरेश, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ भाई। अगर समय से तैयारी कर लूंगा तो बारिश का मौसम अच्छे से निकल जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक है राम सिंह, पर तुझे जो है अपने शरीर को थोड़ा बहुत आराम भी तो देना चाहिए, है ना भाई। सुबह जल्दी खेत पर आ जाता है और शाम को देर से जाता है। तो बोल तू सही रहा है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, पर थोड़ा आराम कर लेना। चरवाहा ये कहकर चला जाता है। राम सिंह फिर से काम में लग जाता है। इसी गांव में राम सिंह का छोटा भाई धनी राम रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वो बेईमान था, इतना ही वो दिल का खटूर था। देख गोपाल, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वो भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे खाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है, क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तुमने? वो बड़े भैया हैं सीधे साधे, हराम का पैसा घर नहीं टिकता। पर देख, मेरा तो घर महल बन गया। शाम हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए, बाकी का काम कल आकर कर लूंगा। वो घर जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसका छोटा भाई धनी राम मिलता है। भैया अब तो मान जा, ये जमाना अब ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती धूप। तेरे पास सब है छोटे, बस एक चीज नहीं है, चैन। तो अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो। देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सर ऊंचा, और जब गिरा कीचड़ बना देगा। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उनके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे, और वैसे भी जो खून पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। सर पर सूरज आग बरसा रहा है, लेकिन राम सिंह के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गाना बन चुका है। कुछ देर बाद राम सिंह की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद राम सिंह धूप में बेहोश हो चुका था। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गए हैं, फावड़ा पास पड़ा है। सावित्री खेत के पास आती है, हाथ में पानी की बोतल लेकर। अरे जी, आंख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था छोटू को पढ़ाना है ना, उठिए, उठिए ना।
कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उठिए ना। राम सिंह की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। सावित्री की चीख आसमान में गूंज जाती है। एक हफ्ते बाद भी सावित्री की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी, गहरा सुनाटा उसके चारों ओर बसा था। इधर राम सिंह के भाई दहनी राम के शैतानी दिमाग में एक चाल चली। अरे मेरा भाई तो मर गया है, क्यों ना मैं अपने दिमाग की चालाकी से अपने भाई की ज़मीन हड़प कर लूं। इससे मेरी फसल दुगनी हो जाएगी और मुझे दुगना मुनाफा होगा। धनी राम सावित्री के घर पहुंचता है। अभी साव तेरी के गमों की चीता ठंडी भी नहीं हुई थी कि तभी धनी राम ने दरवाजे पर दस्तक दी। और सावतेरी से कहता है, सावित्री भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी है। ये बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वो जो खेत है वो ना बाबूजी मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा। दानी राम जी, अगर वो ज़मीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वो ज़मीन क्यों नहीं ली? और राम सिंह ने मुझे इस ज़मीन के बारे में कुछ बताया भी नहीं था। मुझे भरोसा नहीं है कि वो ज़मीन आपका है। देखें सावित्री भाभी, भैया का गरीबी भरा जीवन देखकर मैंने वो ज़मीन भैया को रखने के लिए दिया था, पर अब वो ज़मीन मुझे लेना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज़ अपने साथ लेकर आया हूँ, देख लीजिए आप। सावित्री आंखों में आंसू लिए वो जमीन जो उसकी आखिरी उम्मीद थी धनी राम के हवाले कर देती है और धनी राम खुशी खुशी वो पीपर लेकर घर आ जाता है। एक दिन गांव में एक बूढ़े थके साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में चूला, माथे पर पसीना और आंखों में तेज धार, चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ। बाबा पहले दहनी राम के घर गए। बेटा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। अरे जाओ बाबा, कहाँ से आ गए हो मेरा दिमाग खराब करने के लिए? जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। बाबा का चेहरा उतर गया, वो वहाँ से चले गए। अब बाबा गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था सावित्री का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। बाबा उसके पास पहुँचे। बेटी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। ये लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने आकाश की ओर देखा। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र कहते हैं। बेटी, तूने सच्चे दिल से एक गरीब भूखे की मदद की। ये मटका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाबा, मुझे ये मटका नहीं चाहिए। मैं ये मटका रखकर क्या करूँगी? घर में कुछ सामान नहीं है तो ये खाली मटका पड़ा रहेगा। बेटी, ये मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार हो, दूसरों की भलाई करता हो, उसी को मिलता है। ये साधारण मटका नहीं है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से वही मिलेगा। पानी, दूध, घी, जो भी, पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इस लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तब ये रुक जाएगा, वरना ये मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
सावित्री ने मुटके को अपने पास रख लिया। इतना कहकर बाबा आंखों से ओझल हो जाते हैं। अगली सुबह सावित्री घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका मटका 2 बोरी चावल दे दो। सावित्री की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। अब ढक देती हूँ, बाबा ने यही कहा था। वो लाल कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज सावित्री ज़रूरत के तहत सब कुछ मांगती है। दूध, आटा, दाल और मटका हर बार उसे वही देता है। गांव वाले अब धीरे धीरे जानने लगते हैं कि सावित्री के घर कुछ चमत्कार हो रहा है, पर सावित्री उसे छुपा कर रखती थी, किसी को बताती नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था इसका इस्तेमाल ज़रूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। कुछ महीने बाद अब सावित्री का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की फर्श है। जहाँ पहले एक खाली कोना था, अब वहीं एक बड़ी सी राशन की दुकान है। आटा, चावल, घी, मसाले, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब लाइन लगाकर आते हैं। सावित्री बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे और तुम्हारा देवर उतना ही बेईमान। इसलिए देखो, धनीराम का व्यापार ठप हो गया है। बेईमानी का फल ज़रूर मिलता है और ईमानदारी के फल में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। सावित्री बहन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता है। सावित्री की दुकान खुलने की खबर ने धनीराम को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया और वो मन ही मन में सोचने लगा, आखिर ये सावित्री भाभी ऐसा क्या करती है जिससे तुरंत ही अपने राशन का व्यापार चालू कर लिया। मुझे इसका पता लगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धनीराम सावित्री की जासूसी करने का फैसला करता है। रात के समय धनीराम सावित्री के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर सावित्री गड्ढे के सामने बैठी है। मटका मटका 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। धनीराम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो राज इस मटके में है, जो मांगो वो देता है। अब ये मटका मेरा होगा। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। धनीराम खिड़की से आता है और सावित्री के आंगन में से चुपके से मटका चुरा लेता है। धनीराम मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटे को जगाता है। जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे ये मटका लेकर क्या करोगे? अचार डालोगे क्या? अरे पगली, पहले चलो मेरे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी दो कि बात क्या है। तुम बोलती ही बहुत ज्यादा हो, थोड़ी देर सब्र रखो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कुछ दूर चलते ही वो लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। धनीराम, पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। धनीराम बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। क्या जी, सच में इस मटके से सब कुछ मिलता है? हाँ देखो, अभी मटका 5 बोरी चावल दे दो। मटके से चावल निकलने लगते हैं। नाव बढ़ने लगती है। नाव डगमगाने लगती है। पत्नी डरने लगी। अरे अब तो नाव बारी हो रही है, बंद करो इसे, बहुत हो गया, पानी अंदर आ रहा है।
रुक जा मटका, रुक जा मटका, बस कर, बंद हो जा। मटका नहीं रुकता क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं था। अब चावल गिरते जा रहे थे और नाव डूबने लगी थी। धनी राम और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगे थे। धनी राम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है